बात पेट्रोल और डीजल की कर लेते हैं, जहां पर लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। इस इजाफे के बाद कोलकाता में पेट्रोल का भाव 104 रुपए के पार पहुंचा और वहीं चेन्नई में पेट्रोल ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। आज की बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 103.54 रुपए और डीजल की कीमत 92.12 रुपए हो गई है। आपको बता दें कि पिछले मंगलवार से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ था और इस बीच हफ्ते में 2 दिन बीते बुधवार और इस सोमवार को सिर्फ दाम स्थिर रहे थे और इसके अलावा हर दिन कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 11 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई और डीजल में 3 रुपए 50 पैसे तक बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की भाव की अगर बात करें तो अब 103.54 रुपए, जबकि डीजल का दाम 92.12 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 109.54 रुपए और डीजल 99.92 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 104.23 रुपए और डीजल 95.23 रुपए बिक रहा है। चेन्नई में भी 101.01 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है और डीजल 96.60 रुपए है। आपको बता दें कि दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही कच्चे तेल की कीमत और मांग और प्रोडक्शन का सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड $0.45 की बढ़त के साथ $82.40 प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसके अलावा WTI क्रूड भी $0.57 बढ़कर $78.87 प्रति बैरल पर पहुंचा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ सीके ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आलोक जी आपके पास से आना चाहूंगी। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में 47वें जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें यह साफ किया गया था कि पेट्रोल डीजल को अभी हाल ही में जीएसटी में नहीं लाया जाएगा, लेकिन अगर जीएसटी में लाया जाता है तो सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी और जनता को राहत मिलेगी। क्यों ऐसा फैसला लिया गया और क्यों पेट्रोल डीजल को नहीं लाया जा रहा है जीएसटी में? लगातार कीमतें बढ़ रही है सर। देखिए, ये फैसला तो जीएसटी काउंसिल का है, उनको डिसाइड करना है कि वेदर वो डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में लाते हैं या नहीं। उनकी अपने कारणें हो सकती हैं, इस पर हमारा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। ये जीएसटी काउंसिल को डिसाइड करना है कि इन दोनों प्रोडक्ट को वो जीएसटी के दायरे में लाएंगे या नहीं लाएंगे। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जिससे जनता त्रस्त है। देखिए, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो है कि ग्लोबल क्रूड प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरा जो हमारा सेकेंड कोविड आया था, जिसने हमारी इकोनॉमी की व्यवस्था को बिल्कुल झकझोर कर रख दिया, उसको भी ठीक करने में जो पैसे की जरूरत पड़ी, उस कारण भी ये प्राइस डीजल का और पेट्रोल का बढ़ गया। लेकिन जो मेन कारण है वो है कांग्रेस रेजिम की जो देन मोदी सरकार को मिली। इनके यहाँ का जो भयानक ऑयल बॉन्ड्स वर्थ करोड़ ऑफ रुपीस अनपेड था, वो अब पेमेंट के लिए आ गया है और उसमें पेमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। ये मनमोहन सरकार ने उस समय अपनी प्राइसेस नहीं बढ़ाने के लिए इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी कर दिए और उन ऑयल बॉन्ड्स ये बहुत ज्यादा, मतलब करोड़, करीब 1.4 लाख करोड़ के ये बॉन्ड्स हैं जिनका रीपेमेंट अब स्टार्ट हो गया है और इसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। सिर्फ इंटरेस्ट में 10,000 करोड़ जा रहा है और फ्यूल रिडेम्पशन, जो बॉन्ड रिडेम्पशन है, वो सिर्फ 3,500 करोड़ हो रहा है। तो ये तो लिगेसी है कांग्रेस सरकार की, जो मोदी जी को झेलना पड़ रहा है। इन्होंने जिस तरीके से बेतहाशा ऑयल प्राइसेस
ऑयल बॉन्ड जारी करके और प्राइस को स्थिर रखकर देश को गुमराह किया। आज न कल तो उसको पेमेंट करना ही था। ठीक है, और वो पेमेंट करने का वक्त अब आ गया है। ठीक है। सीके ठाकुर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास वत्स साहब जी। सीके ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ठाकुर साहब, आलोक वत्स जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर बढ़ रही है तो एक बार फिर से मनोहर सरकार के, माफ कीजिएगा, मनमोहन सरकार के सीधे तौर पर ऑयल बॉन्ड का जिक्र किया है और उसी को जिम्मेदार बताया है। जी जी, मैं बताना चाहता हूँ भाई आलोक वत्सी को, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि देश चलाना और दुकान चलाना दोनों में अंतर है। मोदी जी देश नहीं चला रहे, दुकान चला रहे हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, भारत जो है प्रजातांत्रिक देश है और विकासशील देश है, ये विकसित देश नहीं है। विकासशील में भी कई क्रम पीछे है इसका। तो इस देश को चलाने के लिए मनमोहन सिंह जैसा आदमी चाहिए, ना कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री। मैंने कहा कि देश चलाना दुकान चलाना दोनों में अंतर है। तो जनता पर बोझ नहीं पड़े, देश के अन्य जगहों से पेट्रोल की कीमत को हम कैसे बैलेंस करेंगे। आपको याद होगा कि जब रिलायंस कंपनी अपना कई पेट्रोल पंप खोल लिया और मनमोहन सिंह पर प्रेशर बना रहे थे कि आप हमारा कम से कम 1000 पेट्रोल पंप खोल दो और सब्सिडी खत्म करो, तो मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे मेरी सरकार गिर जाए नहीं, अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सब्सिडी खत्म नहीं करूँ, क्योंकि सब्सिडी से जनता को फायदा होता है। विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। और मोदी जी सीधे देख रहे हैं कि हम कैसे दुकानदारी कर लेंगे। तो ये दुकानदार के भाव से देख रहे हैं, वो जो है वो देख रहे थे कि प्रधानमंत्री के भाव से देख रहे थे। तो दोनों के भाव में अंतर है और इनसे देश चलने वाला नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो मोदी सरकार है, ये इनको कोई सेंस नहीं है कि देश कैसे चलाया जाए, कोविड को कैसे मेंटेन किया जाए। आपको याद होगा कि कोविड फंड में कितने पैसे आए, जितने भी पीएम केयर फंड में पैसा गया, वह पैसा का कहीं हिसाब किताब नहीं है। इतने लोग मर गए और अस्पताल की क्या व्यवस्था हुई। फिर जब अस्पताल की बात, इन्होंने कहा कि मैंने इतना एम्स खोल दिया। अरे एम्स खोला, व्यवस्था कहाँ है आपके पास? ठीक है ठाकुर साहब, एक सवाल मेरा और आपसे, जिस तरीके से अभी मैंने उनसे जीएसटी काउंसिल के लिए पूछा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जीएसटी काउंसिल पर ये चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। जीएसटी काउंसिल ही इस बात का निर्णय करेगी कि पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंडर आएगा या नहीं आएगा। इससे पहले बीजेपी के ही एक प्रवक्ता ने ये बात कही थी कि जीएसटी काउंसिल में कांग्रेस के भी कुछ नेता मंत्री शामिल हैं, तो उन्हें जीएसटी काउंसिल के लिए वहां पर सवाल उठाने चाहिए। मैं जानना चाहूंगी आपसे, जीएसटी काउंसिल में अगर पेट्रोल डीजल आता है तो सीधे तौर पर सरकार को राजस्व का नुकसान होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें कुछ ना कुछ घटेंगी। नहीं, जीएसटी आना ही चाहिए। जीएसटी को जो है वो पेट्रोल पे जीएसटी आना ही चाहिए, क्योंकि इससे जनता को काफी राहत मिलेगी। और जीएसटी काउंसिल को यह निर्णय लेना चाहिए। तो देखिए, सरकार का ठीक है फंड है, सरकार के फंड आने के बहुत सारे तरीके हैं और आता भी है और आएगा तो बैलेंस होगा। जिस ढंग से वो इस सोच को ला रहे हैं कि हम महंगाई बढ़ा देंगे तो हमारे पास फंड आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जीएसटी काउंसिल को चाहिए था कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को भी लाना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिलेगी, बोझ घटेगा, ये होना चाहिए। कांग्रेस के लोग यदि हैं वहां तो उसको आवाज उठाना चाहिए, निश्चित रूप से उठाएंगे वो। ठीक है, आप दोनों के स्टार्टिंग कमेंट हो चुके हैं, आप एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। आलोक जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जनता त्रस्त है और इसी का ही एक हम कह सकते हैं कि एक जो प्रभाव है वो दिखने में भी लगा है। पहले जब पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, दूध की कीमतें बढ़ी, अब एक बार फिर से अब आलू प्याज सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ गई है। जनता काफी ज्यादा त्रस्त है और जनता चाहती है कि जनता ने जिनको चुनकर बिठाया है अब वो जनता पर ध्यान दे, क्योंकि वाकई अब चीजें हाथ से बाहर होती जा रही है। देखिए मुस्कान जी, रियलिटी को फेस करना और इस तरीके की बातें करना कि मोदी जी दुकान चला रहे हैं और हम मनमोहन जी देश चला रहे थे और देश चलाने के काबिल है, तो यही की जनता ने ना मनमोहन सिंह जी को घर बिठा दिया या हम लोगों ने बिठा दिया। और जो लिगेसी इन्होंने दिया है हमें, जो विरासत में इन्होंने चीजें हमें दी हैं, उस पर तो मेरे फाजिल दोस्त ठाकुर जी ने कुछ नहीं बोला। अगर आपने ऑयल बॉन्ड इशू किया है तो ऑयल बॉन्ड का पेमेंट करना भी है, नहीं करना है, चाहे कोई भी पद पे आ जाए, मोदी जी आ जाए, कोई दूसरा आ जाए, उसको तो ये पेमेंट करना होगा। उसमें जो इंटरेस्ट लगा है उसको इंटरेस्ट को देना होगा। उस पर तो ये चुप है और सीधे ये कह के कि वो दुकान चला रहे हैं, हम देश चला रहे थे। ये तो बचकानी बातें हैं। और कोविड में जिस तरीके से अभूतपूर्व ढंग से जिस तरीके से मोदी जी ने और इस सरकार ने
लोगों की जान बचाने का काम किया, उसकी सराहना विश्व में हो रही है। आज हम अपने यहाँ स्टेबल हो चुके हैं, हम फिर दूसरे देशों की भी मानवीय आधार पर मदद कर रहे हैं, वहां भी दवाइयां भेजी जा रही हैं। करोड़ करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ लोगों को एक एक दिन में टीकाकरण किया गया। ये सब बातें ये भूल गए। ये आपदा आई, उसको झेला हमने मजबूती से, और जो ऑयल प्राइसेस मजबूती से झेला वो तो दिखा ना वत्स साहब। जिस तरीके से कोविड मिसमैनेजमेंट का लगातार सवाल उठते जा रहे हैं वो आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है, और तमाम चीजें जो है वो तस्वीरें सबके सामने आई थी। मैं लौटूंगी आपके पास। सीके ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही की बातों में जवाब देना चाह रहे हैं। ठाकुर साहब जी जी, मैं कह रहा हूँ आलोक भाई कि प्रधानमंत्री जी की जो बड़ी सोच है, आपने कहा जो सरकार मनमोहन सिंह क्यों नकारेगी, आपको पता है क्या? मनमोहन सिंह जी सिर्फ इसलिए कि यहाँ राम राज्य का मामला आया। आप राम राम कह करके लोगों को रोटी नहीं दे सकते हैं, राम राम कह के स्वास्थ्य नहीं दे सकते हैं, राम राम कह के महंगाई को कम नहीं कर सकते हैं। आपको मुद्दे पे आना होगा। मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिस्ट थे, उनको इकोनॉमिक व्यवस्था थी। ठीक है, जनता भावुक हो गई कि ठीक है हमको हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह में जाकर के हमको हिंदुत्व सब लोग हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, लेकिन जिस मुद्दे को भावना में लाकर के सत्ता में आए तो ये नहीं है। आप कोई भी बात आती है तो भारत पाकिस्तान को ले आते हैं। पाकिस्तान से कितनी लड़ाई हुई, हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, जिन्होंने लाहौर तक को जीत के लाया। ये बात है, ठीक है। ऑयल बॉन्ड पर पूछना चाह रहे हैं वो आपसे, आलोक वत्स, जो ऑयल बॉन्ड पर पूछ रहे हैं उसका भी जवाब दे दे उन्हें। जी हाँ आलोक भाई, हाँ बताइए। ऑयल बॉन्ड पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऑयल बॉन्ड का पेमेंट करना है कि नहीं? 1.4 लाख करोड़ वो बैलेंस होता है ना, वो पेमेंट जो कह रहे हैं वो पेमेंट करने की व्यवस्था होती है। देश में कई तरह के स्रोत हैं इनकम के, इस स्रोत को इधर से लेके उधर करेंगे, बैलेंस करने का तरीका होता है वित्त मंत्री को। आप क्या कह रहे हैं? ये तो बैलेंस करने का, आज आपके पास एक्साइज है, रोड टैक्स है, सारे टैक्स है, उससे व्यवस्था को उसको बैलेंस करिएगा ना कि टोटल जनता को उसी बोझ पर डाल दीजिएगा। ये नहीं होता है। रोड हम बना रहे हैं, 26 किलोमीटर पर डे रोड बनता है। देश में आर्थिक स्थिति को बनाने के लिए, आर्थिक स्थिति को संपन्न रखने के लिए कई व्यवस्थाएं हैं, कई जगह का टैक्स है। इस टैक्स को वहां से बैलेंस किया जाता है, ना कि सीधे आप जनता पे बोझ दे दीजिएगा पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा करके। ये तो अन्याय है। ये मोदी जी फेल हो चुके हैं, मैं बता रहा हूँ। ये इकोनॉमी आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई अर्थशास्त्री से बात कर लीजिए आप, पूरे वर्ल्ड वाइड इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह फेल है। जब आप पेट्रोल और डीजल पे लगाम नहीं लगा सकते हैं तो वो कहां से देश चलेगा आपका? तो आप सीधे उसी पर टैक्स लगा दे। आप एक्साइज से कमा रहे हैं, उससे दीजिए। आप रोड टैक्स से कमा रहे हैं, कई जगह टैक्स की व्यवस्था आपके पास पड़ा हुआ है, आप वहां से डालिए ना पैसे को, बैलेंस करिए। रोड डेली बना रहे हैं भाई साहब। रोड बना के क्या करिएगा? जब जनता भूखी रह जाएगी, जनता बेरोजगार रह जाएंगे तो रोड बना के क्या करेंगे आप? रोड बनाने में भी आप जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को लगा दिए, जनता के पास तो काम ही नहीं है। आप जनता के हित में देखिए, अगर जनहित को देखना है कि रोड को केवल देश को चमका दिया बस हो गया। दिस इज ये जो है ये विकासशील देश है भारत, विकसित देश नहीं है। आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जनहित में काम करना पड़ेगा आपको भाई साहब। आप नहीं करेंगे तो आप फेल हैं पूरी तरह से। जनहित में जितनी कल्याणकारी योजनाएं हमारी हैं, जितने शौचालय का निर्माण हुआ, कितने घरों का निर्माण हुआ, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। आपके रेजिम में नहीं, ठीक है वत्स साहब, देखिए अभूतपूर्व आपने जो काम किया अभूतपूर्व किए, उसकी आप खुद ही सराहना कर लेते हैं, लेकिन जब बात कोरोना की आती है तो मिसमैनेजमेंट आपको भी पता है, मिसमैनेजमेंट कांग्रेस को भी पता है, या फिर मिसमैनेजमेंट बात जनता की करे, मीडिया की करे, सबको पता है। हमने देखा किस तरीके से मिसमैनेजमेंट कोरोना का हुआ, उसमें भी आप सीधे तौर पर अपनी ही पीठ थपथपाते और कहते हैं कि बहुत अच्छे से कोरोना को संभाला जा रहा है। में ये आपदा आई तो थोड़ी त्रुटियां हुई, लेकिन समय रहते हमने सब कुछ संभाल लिया। आज देश की 80 से 85 करोड़ से ज्यादा जनता को कोविड समय रहते संभाला होता तो अब हम संभावित तीसरी लहर का इंतजार नहीं कर रहे होते, उससे बचने की कोशिश नहीं कर रहे होते ना वत्स साहब। तीसरी लहर तो यूएसए में भी आ गई है, चाइना में भी आ गया है जो छिपा रहा है। तो उन लोगों का क्या कारण थे? देखिए, हम अभी ऑस्ट्रेलिया और चाइना में नहीं बैठे हैं ना वत्स साहब, हम बैठे हैं इंडिया में। हम बात इंडिया की करेंगे। ये आपदा बोल के नहीं आती है, ये किसी भी ये नया वेरिएंट है। ये बोली हुई आपदा थी, ये आपको आभास करा दिया गया था। आपके पास जितने आएंगे आपके पास
वो आ ये गया। बोली हुई आपदा थी। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा कि अब कोई कोविड वोविड नहीं है। प्रधानमंत्री रैली करने लगे थे, इतनी इतनी रैलियां भीड़ बनाने लगे थे, लाखों लाख की भीड़ करते कभी थे। नहीं ये कहा कि कोई कोविड वोविड नहीं है, ये प्लीज गलत बयान मत दीजिए। उन्होंने सदैव कहा है और वो प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। वो खुद ही मास्क प्रोटोकॉल लगा का के पालन चलते हैं उन्होंने जहाँ भी किया। जाते हैं। उन्होंने थाली पिटवाया, लोगों को भीड़ लगवाया, उन्होंने रैलियां की। ये तो दिखता है उनकी वो कितने संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं इस देश के। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रैलियां की तो क्या राहुल गांधी घर बैठे थे? ठीक वो है, रैलियां नहीं कर रहे थे। ठीक है वत्स साहब, ठाकुर साहब, ठीक है, कोरोना पर नहीं जाएंगे, बात एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की करेंगे, लेकिन डीजल की कर रहे हैं। दोनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। वत्स साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। कोरोना पर ठीक है हमने बात की, लेकिन बात एक बार फिर से पेट्रोल डीजल पर ही करेंगे। सीधा सा सवाल ये है कि जनता त्रस्त हो रही है, लगातार चीजों के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब आप अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे तो ट्रांसपोर्ट पर सीधा असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ने की वजह से ही अब आलू, प्याज, सब्जियां, तमाम चीजों के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। जनता आखिर जाए कहाँ? आपने मेरे से पूछा है? जी बिल्कुल। देखिए मुस्कान जी, हमारी ये मजबूरी है कि 80% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और ग्लोबल क्रूड प्राइसेस लगातार बढ़ रहा है। और इसी बीच में ये कोविड की मार और ये ऑयल बॉन्ड्स की रीपेमेंट, ये सब चीज आ गई। इन सबको मैनेज करने के लिए हमें इनके दाम बढ़ाने पड़े। और ये मतलब आप मानते हैं ना कि दाम आप ही बढ़ा रहे हैं, ये तो मान रहे हैं ना आप? बार बार बीजेपी की ओर से नहीं वत्स साहब, बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि पेट्रोल डीजल, बीजेपी की तरफ से हमेशा कहा जाता है पेट्रोल डीजल सरकार के हाथ में नहीं है कीमतें बढ़ाना। अब आपने खुद ही मान लिया ना कि आप बढ़ा रहे हैं कीमतें। नहीं, मैं नहीं, वो जो जिस कारण से बढ़ रहा है वो मैंने आपको बताए हैं, और इस कारण ऑयल कंपनीज को बढ़ाना पड़ रहा है ये प्राइसेस। लेकिन ठीक है वत्स साहब, अभी आप कह ही चुके हैं। ठीक है ठाकुर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। वत्स साहब खुद ये बात कबूल कर चुके हैं कि हमें राजस्व बढ़ाने के लिए उचित तौर पर जो तमाम चीजें हुई है उनको संभालने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की जरूरत है। वत्स साहब मान लीजिए ये बात, बढ़ाने की जरूरत है आपको, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सुनिए वत्स साहब। फ्री मार्केट में छोड़ रखा है हमने प्राइसेस। जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उस कारण से उतार चढ़ाव होता है। अब ये ऑयल बॉन्ड की पेमेंट करना है, उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो आप जनता से तमाम चीजें वसूलेंगे। कोरोना की आपने बात की, कोरोना में कितने लोगों ने आपको फंड दिया, कितने लोगों ने प्रधानमंत्री को फंड दिया, वो कहाँ गया ना फंड? यही तो कांग्रेस पूछना चाह रही है, ये जनता पूछना चाह रही है। उस फंड का अगर पूरा लेखा जोखा चाहिए, आलोक भाई बोलिए प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में वो अर्जी लगाए, वहाँ से इनको पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा। ठीक है ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ठाकुर साहब, मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम था तब भी हमारे यहाँ दाम अधिक था, और उस समय जो कमाए उस पैसों का भी लगाएंगे ना आप। बैलेंस करने का तरीका नहीं है इस देश के वित्त मंत्री को। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिस समय आप उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बाजार में जब कम था रेट हमारा, आपको तो उस समय कितने पैसे लगे? क्या चीज का क्या पैसा लगा? कोविड मैनेज करने में कितने पैसे लगे? कोविड अरेंज करने में उतने पैसे लगे आपके पास बचे हुए हैं, वो सब बीजेपी के फंड में जा रहा पैसा। व्हाट्सएप कोविड को मैनेज करने में अगर पैसे लगे हैं तो कितना फंड भी तो आया ना, कितने ही लोगों ने फंड दिया है। आप किसी बड़े नेता की बात कर लीजिए, करोड़ों में आपके पास फंड आया। और ऐसा तो है नहीं कि सरकार पहले खाली हो, पहले से भी सरकार के पास फंड होगा तमाम चीजों के लिए। कोविड में सोशल खाली था, सोसाइटियां जितनी थी देश की वो मदद किया कोविड में। कहाँ प्रधानमंत्री केयर फंड से पैसे आ गए थे? प्रधानमंत्री फंड से कहीं भी समाज में पैसे नहीं आए। समाज के लोग अपने अपने कामों में लग करके लोगों को बचाने का काम किया है। ठाकुर साहब, लेकिन वत्स साहब कह रहे हैं कि आप इस बात को नोट कर ले कि कांग्रेस की तरफ से जो हमारे पास खजाना आया वो बिल्कुल खाली था, और भरा अगर किसी ने है तो सीधे तौर पर बीजेपी ने। बिल्कुल खाली नहीं था, खजाना भरा हुआ था। आज जो पूरे देश में डेवलपमेंट का खाका, डेवलपमेंट का सब कुछ दे करके मैं दिया, और आज आप बेच रहे हैं जी। जितने भी हमारी कंपनियां हैं, सेल भेल रेल इस सब टाइप के कंपनी को आप बेचते जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि खजाना खाली था। ठीक है वत्स साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब आपको देना वत्स साहब। हाथियों को बेचना नितांत आवश्यक है जी। नहीं, जो बीपीसीएल है, बेचने का नहीं है। जितनी महारत्न कंपनियां हैं अपनी वो फायदे में है, हमने आपको फायदे में दिया था सब कुछ, आप उसको बेच रहे हैं निजी स्वार्थ के लिए, निजी हाथों में बेच रहे हैं। आप
गलत बयानी कर रहे हैं। गलत नहीं बयानी कर रहे हैं साहब, एयर हमारे पास इंडिया ये आंकड़े लॉस में हैं। था, बीपीसीएल लॉस में था, और भी जो इस तरीके की कंपनियां हैं जिनको सेल पे लगाया कितने लॉस में जाएगा, थे? उससे सेल कितने लॉस में थे? रेल कितने लॉस में? रेल का कितना लॉस में था रेल? आप रेल के एक चीज को बेचते जा रहे हैं। रेल को बेचने की कोई बात नहीं है। रेल कैसे मंत्री नहीं ने बिक रहा स्पष्ट किया है कि बिक रेल रहा को है? बेचने आप की रेल कहीं में कोई अभी योजना नहीं। महंगाई कहाँ चली गई? लोग टिकट कटाते हैं, जहाँ 50 रुपए में सफर करते थे, अभी 500 रुपया लग रहा है लोगों को। और ठीक है, आप कह अगर रहे हैं सरकार रेल के की- पास इतनी दिक्कतें भी है तो सरकार बनी ही इसलिए है ना कि उन दिक्कतों को सुधारे, उन दिक्कतों को, उन परेशानियों को सुधारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मुस्कान वत्स, कि जी, आप जनता को परेशान मुस्कान करके उन जी, दिक्कतों को सुधारेंगे। मुस्कान जी, आईएमएफ ने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। 7.5% की दर से यहाँ पर बढ़ रही है इकोनॉमी तो इकोनॉमी। फिर बढ़ेगी ना सर। आप इस तरीके से राजस्व अपना वसूलते रहेंगे, सीधे तौर पर जनता को परेशान करते रहेंगे। आपको भी पता है कोरोना में कितनी दिक्कतें हुई है लोगों बेरोजगारी जो है वत्स साहब, बेरोजगारी जो है कोरोना में वो दोहरे अंकों में आकी जा रही है। आप इतनी ज्यादा अगर बेरोजगारी बढ़ रही है उसके बाद भी आप जनता को इस तरीके से परेशान करेंगे तो बेरोजगारी तो आएगी ना। अब देश का मूवमेंट हो गया है, लोग आना जाना कम कर दिए हैं, और मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल का गाड़ी चलाना आपको कर कहाँ रहे से हैं। पटरी पर लौटते नजर आ रही है वत्स साहब? आप इंडिया का एक्सपोर्ट रेट देखिए, अभी विगत 6 महीने में एक्सपोर्ट कितनी तेजी से भागा है, तो नेचुरली उसमें लोग लगे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। रियल एस्टेट कंपनियां भी अब चालू हो गई हैं। कहीं कुछ तो नहीं धीरे है, धीरे सभी का व्यवस्था प्रोग्रामिंग सरकार सरकारी हो है। रही है। नौकरियां कहाँ हैं वत्स साहब? सरकारी नौकरियां मैं लौटूंगी आपके पास वत्स साहब। ठाकुर साहब आपके पास आना चाहूंगी। लगातार जी, वत्स जी। साहब कह रहे हैं कि बेरोजगारी को कम किया जा रहा है, लेकिन अभी हमने देखा राजस्थान में जिस तरीके से पेपर लीक मामला, रीट का जो पेपर लीक था, और हरियाणा में पिछले 3 से 4 बार पेपर लीक हो चुके हैं। भर्तियां आखिर कहाँ हो रही है? बेरोजगारी कहाँ है? कहाँ खत्म हो रही है बेरोजगारी? बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है, ये बेरोजगारी तो और बढ़ा दी है। मैं तो कहा कि ये बेरोजगारों की गिनती बंद करवा दी है। श्रम विभाग का काम होता था कि बेरोजगारों की गिनती होती थी, हर राज्य में हर जगह कहाँ कहाँ बेरोजगारी किस क्षेत्र में कितना फैला, वो तो बंद करवा दी मोदी जी। काउंट करना बंद करवा दी, बंद करो इसको। तो ये इससे देश नहीं चलने का है। सिर्फ देखिए यहाँ लोगों के हाथ में राम मंदिर का झुंझुना दे दिया, राम राम रटो और ये करो। अरे नहीं, ये बात राम भी राम ठीक है, ये बात भी ठीक है, जनता की भावनाएं अपनी अपनी ओर हैं, राम मंदिर जी। भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ राम मंदिर पर रहें, आपको देखनी तो तमाम चीजें होंगी। यहाँ की जनता भावुक होती है। देखिए भारत की जनता भावुक है, उनको लगता है कि अपने सेंटिमेंट में फंसा करके हम अपना काम निकालते चल, वही कर रहे हैं ये। लोगों को इमोशनल कर करके उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको उसके महंगाई का चिंता उस चुनाव के समय खत्म ठीक कर है। देते हैं। ठीक है ठाकुर साहब, वत्स साहब आपके पास आना चाहूंगी, आखिरी कमेंट आपका चाहूंगी सर। मुस्कान जी, जी हम कौन से मुद्दे की जगह हम राम की बात कर रहे हैं अब? अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि वहां राम मंदिर के लिए निर्माण होना चाहिए, और लोगों के फंड से वो निर्माण हो रहा है। हम हिंदू हैं ये कहने में क्या शर्म है? राम मंदिर लेकिन निर्माण की बात मैं मुसलमानों नहीं के कर साथ रहा हूँ। लोगों को मोदी जी इमोशनल ने जो ब्लैकमेल किया, करके अब राजनीति कर रहे हैं 3 चुनाव तलाक के का समय मसला में। हो, राम मंदिर निर्माण तो होना ही वो चाहिए, हम लोगों ने भी पैसा दिया राम मंदिर महिलाओं में, के इसमें लिए कहाँ दिक्कत है? राम उनको इस मंदिर में त्रासदी मैंने से भी मुक्ति पैसा दिलाई। डाला, हमारे परिवार के लोग डाला, हम हमारे संभाव से रिश्तेदार काम कुटुंब सब करते हैं। डाले, परिचित लोग डाले। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इमोशनली ब्लैकमेल ना करें चुनाव के समय जनता को। ये हो रहा है देश कोई में, और इमोशनली उसके बाद आप ब्लैकमेल नहीं जनता हो को रहा पूरी है। तरह से खींच ले रहे हैं। आप शिकायत कर अगर रहे हैं हिंदू उसका। हैं तो गर्व से कहिए कि मैं हिंदू हूँ। बिल्कुल, ये और बात अपने झुटलाने वाली नहीं है। हिंदू है तो कहा जाएगा, और राम मंदिर भी बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात राम अहम ये मंदिर है, में- बात अहम ये है आलोक वत्स जी, राम मंदिर में कोरोना हमारा के क्या समय, रोल था? आलोक वत्स जी सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट कोरोना के समय फैसले में के सेंट्रल बाद विस्टा प्रोजेक्ट लगातार बनता रहा, फिर आप कहते हैं कि सरकार के पास कमी थी, आपको सेंट्रल पेट्रोल डीजल विस्टा- बढ़ाकर राजस्व वसूलना पड़ रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी कांग्रेस के रेजिम में आया था, मोदी जी नहीं लाए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और वत्स वो साहब बता ही पुरानी दीजिए जर्जर फिर मोदी जी बिल्डिंग है। आखिर लाए ही क्या है? जब सब कुछ कांग्रेस ही लाई है तो मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने जो किया इस देश में वो आज तक किसी ने भी वहाँ वो दिख रहा है, आज 70 तक साल में किसी ने नहीं नहीं किया है ना। मोदी जिस जी तरीके से इस कोरोना देश में मिसमैनेजमेंट हो भय, रहा भूख और है, भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा पेट्रोल दिए। डीजल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता त्रस्त है। आप कहीं भी देख लीजिए, आंख उठाकर जनता जीना भी नहीं चाहती। अब तो जनता चाह रही है कि हम कब हम मौत आएगी, इस तरीके की बातें जनता में हो रही है। लगातार किसान परेशान है। वत्स साहब ठीक है, लेकिन जो तमाम चीजें है ना वो दिख रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया। समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन पेट्रोल डीजल पर लगातार जिस तरीके से मार जनता
पर पड़ती जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता त्रस्त है। और अब देखना होगा कि क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, आगामी विधानसभा चुनाव है और ये देखा जाता है कि विधानसभा चुनावों में लगातार कोई भी चुनाव हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हो जाती है। अब देखना होगा कि इन चुनावों में किस तरीके के हालात बनेंगे।